हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-27 के लिए ईवीएस पर्यावरण का मॉक टेस्ट नंबर 5 देने वाले हैं। जो भी इसमें सारा क्वेश्चन वगैरह रहता है सब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। हम लोग 15 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 15 में से कितना आप लोगों का सही हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इमेजिन दैट यू आर इन अ पार्क एंड एन अर्थक्वेक occurs. Which of the safety measures will you follow? कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी चुनौती युक्तियां अपनाएंगे? स्टे इन ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, रन इनटू द नियरेस्ट बिल्डिंग। बिल्कुल नहीं, अगर भूकंप वगैरह आए, अर्थक्वेक आए तो आप बिल्डिंग के अंदर थोड़ी दौड़ेंगे। गेट अंदर द नियरेस्ट ट्री, नहीं, पेड़ के नीचे भी नहीं जाना है। रन आउट ऑफ द पार्क टू द नियरेस्ट रोड। सबसे अच्छा जो यहाँ पे वो होगा, युक्ति होगा, वो स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स से दूर एकदम ओपन में जाकर के खड़ा होना सबसे बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Given below is a sequence of events that leads to extreme pollution of river water. Find the correct sequence. नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी किस तरह से गंदा होता है वो क्रम हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि स्मेल, एसिडिटी एंड कलर ऑफ द रिवर वाटर इज अफेक्टेड, एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर, रिवर बिकम्स डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। और चौथा है एक्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल रिलीज्ड इन द रिवर। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर पे हम लोगों को 4 रखना होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द रिवर। जल में हानिकारक रासायनिक अधिकता में छोड़े गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो है टॉक्सिक केमिकल वगैरह रिलीज किया गया है एक रिवर में। पहला जो काम होगा ये होगा। दूसरा काम क्या हो सकता है, तो डी वाला जो होगा वही दोनों में से सही होगा, या तो सी या डी में से सही होगा। बी को और ए को तो हम लोग डायरेक्ट अभी कट कर देंगे। अब देखेंगे कि डी के बाद कौन सा सही होगा, ए और बी में से, क्योंकि डी के बाद देखिए सी वाले ऑप्शन में ए है और डी वाले में बी है। तो ए पढ़ते हैं, स्मेल, एसिडिटी एंड कलर ऑफ द रिवर वाटर इज अफेक्टेड और एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर। तो यहाँ पे ये जो है ज्यादा सही लग रहा है ए ऑप्शन, कि स्मेल, एसिडिटी एंड कलर ऑफ द रिवर वाटर अफेक्टेड। जब हम लोग हानिकारक रासायनिक चीज को छोड़ेंगे तो उसके बाद जो है स्मेल आने लगेगा पानी से, एसिडिटी एंड कलर ऑफ द वाटर जो है चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरा नंबर पे रखेंगे ए को। तो डी के बाद ए हो गया तो सीधा सी सही हो जाएगा। अब बी जो है वो तीसरा नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब नदी का पानी जो है गंध आने लगेगा तो जल में जलीय जीवन जीवंत नहीं रहेगा, सब मर जाएगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 के बाद 4 जो हो जाएगा कि रिवर बिकम डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है सही होगा, कि पहला नंबर पे डी आएगा। सबसे पहले गंदा केमिकल जाएगा, उसके बाद स्मेल वगैरह आएगा, उसके बाद लाइफ वगैरह मर जाएगा और फिर रिवर जो है वो डेड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है सही है। इसके साथ हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड बाय सीड्स? शुगर कैन, पोटैटो और कैबेज। कह रहा है कि सीड के द्वारा कौन सा जो है पौधा उगाया जाता है ना। तो शुगर कैन, पोटैटो और कैबेज। शुगर कैन नहीं उगाया जाता, पोटैटो भी नहीं उगाया जाता, या कैबेज को उगाया जाता है, लेकिन शुगर कैन और पोटैटो गलत हो गया, इसीलिए हम लोग इसको सही नहीं मारेंगे। राइस, व्हीट्स एंड ओट्स, यह सही है एकदम। चावल, गेहूं और ओट्स को जो है सीड से उगाया जाता है। फिर पोटैटो आ गया, इसमें शुगर कैन आ गया, शुगर कैन इसमें भी आ गया। तो इस वजह से ए, सी और डी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग देख लीजिए कि कौन सा प्रोपेगेटेड बाय सीड वगैरह से क्या होता है। राइस जो होता है मेजर, राइस, व्हीट, ओट्स और कैबेज जो है वो चारों सीड के द्वारा जो है उगाया जाता है, पौधा जो है बनाया जाता है। और जो वेजिटेटिव मेथड होता है, जो पौधा को कट करके या पत्ती द्वारा या अन्य अन्य चीजों से जो उगाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव मेथड। उसमें शुगर केन, पोटैटो और रोज आता है। तो ये ऑप्शन का सारा जो है आप लोगों को पता चल गया। इसको आप लोग अगर हो तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ टू विच पीवी सिंधु बिलोंग। पीवी सिंधु जो बिलोंग करती थी उस स्टेट का जो है फूड का लिस्ट जो है हम लोगों को खोजना है इस क्वेश्चन में। पीवी सिंधु जो थी वो आंध्र प्रदेश से जो है आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करती थी। तो आंध्र प्रदेश का जो मुख्य फूड है ना वो इडली चटनी और राइस सांबर है। इसमें जो है डायरेक्ट ऑप्शन हम लगा दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये याद होगा, बहुत सारे को याद नहीं होगा क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग भी रट लीजिएगा इसको कि इडली चटनी राइस और सांबर जो है वो आंध्र प्रदेश का है और पीवी सिंधु जो बिलोंग करती है वो आंध्र प्रदेश से ही करती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जो है जो स्टेट वगैरह है और उसका जो प्रमुख भोजन है वो दिया गया है कि गोवा में जो है नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। केरल में जो है उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय रूप से भोजन के तौर पर खाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में आप लोग देख सकते हैं कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। सरसों का तेल रहेगा, मछली रहेगा तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा और नारियल का तेल के साथ अगर मछली समुद्री मछली को पकाएंगे तो गोवा हो जाएगा। बहुत बार गोवा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो केरल भी आप लोग मार सकते हैं नारियल तेल में समुद्री मछली के लिए। तो ये आप लोग एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। A has two sisters, B and C. D is husband of A. What is the relationship of the daughter of B and C with D? अब कह रहा है कि A के साथ दो बहन है। A जो है कोई आदमी या औरत कोई भी हो सकती है, उसका दो बहन है, लेकिन डी जो है हस्बैंड ऑफ ए है। तो अब ए अगर ए का हस्बैंड डी है तो इसका मतलब ए भी लड़की होगी। अब बी और सी सिस्टर है तो बिल्कुल ही ये दोनों लड़की होगी। तो ए भी लड़की है, बी भी लड़की है और सी भी लड़की है। डी जो है वो ए का हस्बैंड हो गया। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डॉटर ऑफ बी। अब जो बी जो है ये बी की जो बेटी है और सी की बेटी दोनों बहन है ना एक ही, वो डी के साथ क्या है तो डी जो है इन दोनों बहन की क्या लगेगी, इन दोनों बहन की जीजा जी लगेगी। और बहन की बेटी का जीजा जी जो लगेगा वो खालू लगेगा या फिर खाला नहीं समझ में आएगा, मौसा लगेगा। तो मौसी के हस्बैंड जो है डी वो मौसा लगेंगे उन लोगों को। तो मौसा को हम लोग अंकल बोल सकते हैं। तो डी इज देयर अंकल हो जाएगा, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ये अगर समझ में ना आए तो आप लोग कॉपी पे लिख के बनाइएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। You get wheat grains from the soap of your mother makes roti out of it. Select the correct sequence of making rotis from grains. आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया सही क्रम में चुनिए। हम लोगों को देखना है कि गेहूं से हम लोग किस तरह से रोटी बनाएंगे और खरीद के लाए हम लोग और मम्मी बनाएगी। तो अब क्या करेंगे, एक आटा एंड ब्लो, हिंदी में देख लेते हैं। एक पात्र में आटा लेंगे यानी एक बर्तन में आटा लेंगे, फिर आटा गूंथेंगे, सही बात है, रोटी सेकेंगे, फिर गूठे का क्या है गेहूं का आटा बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, पहले गेहूं का आटा बनाना है, इसको काट देंगे। अब क्या है बी ऑप्शन देखते हैं कि गेहूं का आटा बनाएंगे। बिल्कुल गेहूं लाए हैं उसका आटा बनाएंगे। एक पात्र में आटा लेंगे, अब आटा को जो है एक बर्तन में ले लेंगे, आटा गूंथेंगे। बिल्कुल सही बात है। गूंथने के बाद क्या करेंगे, गूठे आटे के क्या है पेरे बनाएंगे। पेरे का मतलब गोल गोल होता है, गोल गोल आप बना रहे हैं, उसके बाद रोटी सेकेंगे। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है बी वाला। आगे देखते हैं, आगे है कि आटा गूंदेंगे, गेहूं को पीसेंगे। आटा गूंदने के बाद थोड़ी गेहूं को पीसेंगे यार, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। अब गेहूं के आटे पीसेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद गेहूं आटे के पेड़ बनाएंगे, ठीक है। रोटी सेकेंगे, रोटी बेलेंगे, रोटी पहले ना बेलेंगे तब ना सेकेंगे यार, तो डी भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा कि ग्राइंड ग्रेन्स टू आटा, टेक आटा इन अ बॉल और नीड आटा, मेक गोल्स ऑफ नीड आटा, रोलिंग ऑफ गोल्स एंड बेक रोटीज। तो बी ऑप्शन जो है सही है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैन्योर्स आर एडवाइजेबल टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड्स देन फर्टिलाइजर बिकॉज उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों? मैन्योर्स आर बायोडिग्रेडेबल, खाद जैव नवीकरणीय है, बिल्कुल सही। मैन्योर्स डू नॉट
कॉज स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी सही बात है। मैन्यूर्स मेक्स द सॉइल पोरस, ये भी सही है। तो ए बी और सही है, ए बी सी भी सही है। और डी देखते हैं, मैन्यूर्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये गलत है। तो ए बी और सी जिसमें सही होगा वही सही हो जाएगा। ए बी और सी जो है बी ऑप्शन में है, इसीलिए बी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वेल्स टेल स्टोरीज इज अ नैरेटिव अबाउट गोलकोंडा फोर्ट, द चैप्टर इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू डैश अपार्ट फ्रॉम द डिटेल ऑफ माउंटेन्स। ओके, बोलती इमारतें गोलकोंडा कोट किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश से परिचित कराता है। टेक्निक्स, डिजाइन, यूज ऑफ वाटर, अरेंजमेंट ऑफ अर्लियर टाइम, ये तो सही लग रहा है ऑप्शन। आगे देखते हैं, फूड ईटेन बाय रेसिडेंट ऑफ गोलकोंडा फोर्ट, जो लोग निवासी हैं उनके भोजन वगैरह को देखते हैं। आगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ फोर्ट्स ड्यूरिंग वॉर एंड पीस, ये तो सही है। रीडिंग अ मैप टू आइडेंटिफाई प्लेस, ये भी सही है। तो आप लोग अगर टेल्स वर्ल्ड टेल्स स्टोरीज अभी तक जो है ये एक गोलकोंडा फोर्ट के बारे में कुछ दिया गया है, ईवीएस में नहीं पढ़े हैं तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे जो है लगभग क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक एक। तो ए सी और डी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो ए सी और डी जो है ऑप्शन ए ही नंबर में है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। According to modified Bloom's taxonomy, the highest category of cognitive process in according to modified Bloom's taxonomy, the highest category का मतलब क्या रहा है कि higher order thinking skill में सबसे ऊपर जो है, एक lower order thinking skill था और एक था higher order thinking skill, हॉट्स जिसको बोल रहे थे। तो higher order thinking skill में सबसे ऊपर में जो था वो क्रिएट करना था, तो क्रिएट इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे में क्या था, एनालाइज था, उसके बाद क्या था, एनालाइज के बाद इवैल्यूएशन था। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात कर रहे हैं। और सबसे ऊपर में क्रिएट था। सबसे नीचे में क्या था, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग था, और अंडरस्टैंडिंग के बाद था थोड़ा सा भी हम भूल गए हैं चलिए, लेकिन क्रिएट जो था सबसे ऊपर था। तो ये चीज को हम लोग याद रखेंगे। हाँ, याद आ गया हमको। ये सबसे नीचे में जो था ना वो अंडरस्टैंडिंग था, उसके बाद था कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद था अप्लाई, फिर एनालिसिस, उसके बाद इवैल्यूएशन और उसके बाद क्रिएट था। ये जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मॉडिफाइड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप गूगल पे सर्च कीजिए, 6 आप लोगों को मिल जाएगा। उससे क्वेश्चन पूछता है तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि रामा प्लान्स टू टीच germination of seed to her student by showing them real seeds. She makes her children feels the different seeds by touching them. Then she asks them to identify the seeds and name them. This way she is using which method of teaching? रामा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरन पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? वो कर रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेशन या लेक्चर मेथड। तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन का, प्रदर्शन का यूज कर रही है, इसीलिए सी ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिली अ 6 year old डज नॉट part with or share her things like clay, dog, books, worksheet, color with anyone. Her teacher faces problem with planning any cooperative group activity including Millie. What will you do as Millie's teacher? मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने चीजों जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करोगी? काउंसिल मिली टू शेयर देयर थिंग्स विद द स्टूडेंट। मिली को समझाएं कि वो अपने वस्तुएं दूसरों को साझा करे। आगे देखते हैं, अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के सवता क्या है
नेतृत्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। काउंसिल ऑल स्टूडेंट अदर स्टूडेंट टू एडजस्ट टू मिलीज पर्सपेक्टिव बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर। तो ये नहीं होना चाहिए, सी गलत है। कॉल्स हर पेरेंट्स टू स्कूल टू डिस्कस डिस्कस अबाउट हर बिहेवियर। उनके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करें। ये भी नहीं करना है। ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रुप वर्क टू डेवलप मिलीज सोशलाइजिंग बिहेवियर। ये कर सकते हैं हम लोग डी नंबर, कि मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि विच ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल follows the social constructivist approach. Social constructivist approach. Stories, poems, and real life narration are incorporated in textbook to cater to diverse classroom. कहानी, कविताएं और असल जीवन के वर्णों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना जैसे विविध कक्षाओं की जरूरत हो सकती है। बिल्कुल सही लग रहा है ये। आगे देखते हैं। लेसन आर गिवन इन सिंपल एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानक भाषा जब ही बोले तो काट देना है। लोकल लैंग्वेज एंड टर्म आर यूज टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लोकल लैंग्वेज जो हो, मदर टंग जो हो, फर्स्ट लैंग्वेज जो हो स्टूडेंट का, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। स्टेट लेवल स्टैंडर्ड असेसमेंट आर हेल्ड टू इंश्योर क्वालिटी ईवीएस एडुकेशन टू स्टूडेंट। ये भी गलत होगा। तो ए और सी देखेंगे किसमें, ए सी जो है ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू टीच ईवीएस। ईवीएस पढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम नहीं है। रोल प्ले तो है, सर्वे है, फील्ड ट्रिप है, इंस्ट्रक्शन थ्रू टीचर्स शिक्षकों द्वारा निर्देशन, ये नहीं होना चाहिए। डायलॉजिक टीचिंग वो होता है ना जिसमें आप बच्चा भी कुछ कुछ अपने बारे में शेयर करता है और आप भी कुछ कुछ शेयर करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको बातचीत वगैरह कर सकते हैं, तो ई होगा। डी यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन थ्रू टीचर जो है सिर्फ टीचर आए और इंस्ट्रक्शन दे के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ईवीएस में। इसीलिए हम लोग डी जो है, डी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डी जो है सही है आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस रिलेटेड टू अफेक्टेड डोमेन। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष के संबंध आकलन का संकेतक है। ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर, एक्सपेरिमेंट। अगर यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन का बात कर रहा है, भाव वगैरह से बात कर रहा है, इमोशन वगैरह की बात कर रहा है, तो वो शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर जो है सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, साथ मिलकर काम करना। तो सी इज द मोस्ट अच्छा वाला ऑप्शन कह सकते हैं हम लोग, इसीलिए सी जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which skill is not the child improving when she ask too many problem question? प्रूविंग क्वेश्चन कह रहा है इन ईवीएस क्लास। प्रूविंग क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा। प्रूविंग क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं हम लोग अन्वेषी पर्सन। तो अन्वेषी पर्सन जो बच्चा पूछता है वो क्या नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं कर रहा है। तो प्रूविंग क्वेश्चन वो होता है ना जिसका ओपन इंडेड होता है या फिर डाइवर्स थिंकिंग कर ले आपकी, बच्चा जो है सोच रहा है, बच्चा जो है दिमाग लगा रहा है, तो उस टाइप का जो है क्वेश्चन आप यहाँ पे कह रहे हैं। प्रूविंग क्वेश्चन का मतलब ओपन इंडेड क्वेश्चन जिसका एक से ज्यादा हल हो, तो वो बच्चा सुन रहा होगा, सुनने की कौशल को तो कर रहा होगा बढ़िया, तो इसीलिए ये नहीं होगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे नॉट पूछा है। डिमोन्स्ट्रेशन स्किल, प्रदर्शन कार्य नहीं कर रहा होगा, इसीलिए ये बी जो है सही हो जाएगा। अब है डिस्कशन स्किल। डिस्कशन जो है बच्चों विवेचना कर रहा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल ही कर रहा होगा, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। जो नहीं कर रहा है वो पूछ रहा है, तो डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कौशल
का जो है विकास नहीं हो रहा है बच्चों में, इसी उस बच्चे में जो प्रूविंग क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का डिमॉन्स्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए बी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ शायद आज हम लोगों का 15 क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग 15 में कितना नंबर आया है वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर इस टाइप से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए देखना चाहते हैं तो पूरा सीरीज आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।